हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हमारे चैनल पर एक नई सीरीज़ प्रारंभ की जा रही है जो कि 1 मंथ एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ की गई है। यदि आप लोग इस सीरीज़ में हमें सपोर्ट करेंगे तो आगे भी इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों के लिए एक से एक सीरीज़ लेकर आएंगे। यह सीरीज़ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसकी शुरुआत CGL मेंस में अभी जो जीएस के क्वेश्चंस आपके आए थे उसको टॉपिक वाइज कराया जाएगा। इस क्लास के बारे में बता दूं, यह क्लास बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यह क्लास चलेगी। चलिए, आप लोग मेरे बारे में भी जानना चाहते होंगे, किसी और वीडियो में मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। फ़िलहाल इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्ट ऑल्सो नॉन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये इस नहीं होगा, ये होगा किस अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इस रिफॉर्म्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसके बारे में कहा जाता है, इस एक्ट में सबसे पहले कम्युनल इलेक्शन यानी सांप्रदायिक चुनाव की बात की गई थी। सांप्रदायिक इलेक्शन की बात कही गई थी। और इसको और ज़्यादा डिटेल में चलते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए, जो माल्ले थे, ये आप देख सकते हैं, ये कौन थे? एक राज्य सचिव थे। भारत में राज्य सचिव का जो पद बनाया गया था 1857 की क्रांति के बाद, उस समय 1809 में जो सचिव थे वो थे लॉर्ड माल्ले, और वाइसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, ये कब? 1909 की बात चल रही है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में तबक़त-ए-नासरी की रचना किसने की थी? तो इसमें पूछा गया है, एक बुक है तबक़त-ए-नासरी। तबक़त-ए-नासरी, यह किसकी रचना है? तो ये है मिन्हाज-अस-सिराज। मिन्हाज-अस-सिराज, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। मिन्हाज-अस-सिराज 13वीं शताब्दी के एक पार्सियन इतिहासकार थे। पार्सियन हिस्टोरियन, बॉर्न इन 1193, 1193 में इनका जन्म हुआ। ये नसरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि थे। नसरुद्दीन महमूद के दरबार में रहा करते थे। और नसरुद्दीन महमूद कौन थे? ये वही सुल्तान थे जिन्होंने टोपी सीकर अपना जीवन यापन पहले करते थे। टोपी सीकर ये अपना जीवन यापन करते थे। बाद में बलबन की सहायता से ये बने थे। इन्होंने मसूद शाह को पद से हटाया था। मसूद शाह को ये पद से हटाकर गद्दी पर बैठे थे। उनके दरबारी कवि थे मिन्हाज-अस-सिराज। इनकी बुक का नाम क्या है? तबक़ात-ए-नासरी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जफ़र खान, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, जफ़र खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक के जनरल थे? जफ़र खान वाज अ फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ये किसके दरबारी कवि जनरल थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ये जनरल थे। चलिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाई दरवाज़ा और जमात खाना दो प्रमुख स्मारक थे जिन्हें
दिल्ली के दूसरे खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली में बनवाया था। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1296 से लेकर 1316 तक रहा। इनका जो शासन था इस पीरियड में रहा। इस पीरियड की यदि कोई भी घटना होती है तो लगभग आपको ये अनुमान लग जाता है, आपको ये टाइम पीरियड पता होना चाहिए। इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने पहली बार सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी। नगद वेतन और स्थायी सेना, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा भी इन्होंने ही शुरू की थी। उसके बाद मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी इन्होंने प्रारंभ किया था। इनके एक और जनरल थे, वो कौन थे? मालिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिस्टेंस अराउंड इन किलोमीटर covered by the first ever train between Bombay and Thane in 1853। 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली ट्रेन कितनी दूरी के लिए चली थी? ये आपका क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप देख पा रहे हैं 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर की ये पूरी ट्रेन चलाई गई थी की दूरी के लिए। इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। पहली ट्रेन कब चली? 1853 में। कहाँ से कहाँ चली? मुंबई और ठाणे के बीच। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, आप इस पर देख सकते हैं इस ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के बाद फिर वो गवर्नर जनरल नहीं, क्या कहलाएंगे? वाइसराय कहलाएंगे। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय द रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर? यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि प्लिनी का बुक का नाम बताना है आपको। तो उस बुक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। उस बुक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। इसके बारे में प्लिनी की 2 और फेमस बुक हैं, एक है एसेन स्काई और दूसरी है धर्मपत्र। ये प्लिनी की आपकी बुक्स के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पमित्र हु वाज द कमांडर ऑफ बृहदत्त? बृहदत्त के बारे में बताया गया है, द लास्ट मौर्यन एम्परर किल्ड द किंग एंड established a new dynasty. Which of the following was his dynasty? पुष्पमित्र जो कि एक अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त, उनके सेनापति थे। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये कवर होता है कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? वो थे बृहदत्त। इनकी हत्या कर दी गई और एक नए राजवंश की स्थापना हुई। उनका नाम क्या था? उस राजवंश का नाम क्या था? वो था सुंग राजवंश। सुंग, इसलिए इनका पूरा नाम क्या है? पुष्पमित्र सुंग। चलिए इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की बात करूं, आप लोगों को पता होगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंदवंश के राजा घनानंद, क्या नाम है उनका? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को खत्म करके, की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी, वो था मौर्य वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इनके पुत्र हुए बिंदुसार और उसके बाद जो सबसे फेमस जो हुए वो थे अशोक द ग्रेट। अशोक द ग्रेट। और इनके जो अभी अभी देखा अपन ने, इनके अंतिम सम्राट कौन थे? बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के तहत किस अधिकारी को माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों का एक रजिस्टर
बनाए रखने की आवश्यकता थी। Which officer under Alauddin Khilji was required to maintain a register of merchants to ensure an adequate supply of goods? इस अधिकारी को क्या नाम दिया गया है? ये बाजार को क्या नाम दिया गया है? सेना-ए मंडी। सेना-अ-मंडी। इसके बारे में और जान लेते हैं। मार्केट रिफॉर्म्स के तहत 3 बाजार स्थापित किए गए थे। 3 मार्केट वर सेट अप इन दिल्ली। फर्स्ट वन ऑफ फूड गेन्स, सेकेंड क्लॉथ आइटम्स लाइक ऑयल, घी, शुगर एंड थर्ड वन हॉर्सेस, कैटल। कॉइन्स की बात करें, कॉपर हाफ गनी, बिलियन गनी, सिल्वर टंका, बाइलिंगुअल कॉइन, ये इनके कॉइन थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाई दरवाज़ा इन्होंने बनवाया था, जिसको इस्लामी वास्तु कला का रत्न भी कहा जाता है। सेना-ए मंडी किसको कहा है? बाजार का जो एक नियंत्रण करता था, उस पर निगरानी करता था, उसको कहा जाता था सेना-ए मंडी। एक अधीक्षक अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1915 बहुत फेमस दिन है, माफ़ कीजिएगा ईयर है। क्यों? क्योंकि इस दिन मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। ये तारीख कौन सी थी? 9 जनवरी। इसी दिन क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके साथ एक और 1915 में हुई, कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूज़िक की स्थापना फिलिपे सेंड्रे द्वारा की गई थी। कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना भी 1915 में की गई थी। थर्ड यहाँ पर जो पॉइंट आता है, 1915 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इसे औपचारिक रूप से 1916 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पूर्वी गोदावरी पथ में कोया विद्रोह हुआ था? तो कोया विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पहली चीज़ तो कोया विद्रोह गोदावरी पथ में हुआ था। कब हुआ था? 1879 1880 में हुआ था। जान लेते हैं कोया विद्रोह क्या है। टॉमस सोरा के तहत वे 1879-80 में एक बार फिर चढ़ गए। एक विद्रोह हुआ। उनकी शिकायतों में पुलिस और साहूकार उत्पीड़न, नए प्रतिबंध और वन क्षेत्रों के लिए उनके पारंपरिक अधिकारों की अस्वीकृति शामिल थी। टॉमस सोरा की मृत्यु के बाद राजा अनंतयार ने 1886 में एक और विद्रोह का आयोजन किया था। तो अपनी मांगों को लेकर जो विद्रोह हुआ था वो कोया विद्रोह, उसमें को लीड किसने किया था? टॉमस सोरा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वाज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ भारत ट्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज दिस ट्राइब फर्स्ट मेंशन? भारत जनजाति के नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया और ये पूछा गया है इस जनजाति का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो आपको याद रखना है इसका किस में उल्लेख है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंडल। यानी कि 10 मंडल हैं। इसमें 10,600 छंद और 1028 भजनों का संग्रह है। चलिए ये आपके 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को प्राचीन वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवन की उपाधि किसने ग्रहण की थी? बलवन की उपाधि उलूग खां ने ग्रहण की थी। और ये उपाधि दी किसने थी? नसरुद्दीन महमूद। ये भी याद रखना, उलूग खां को बलवन की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। बलवन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानेंगे। बलवन ने सिजदा और पैबोस, सिजदा या जमीन बोसी भी कहा जाता है, और पैबोस की प्रथा जो कि एक पारसी त्यौहार था, उसकी शुरुआत भारत में की थी। दूसरा, नवरोज उत्सव भी इन्होंने प्रारंभ किया था। नवरोज उत्सव जो फारसी रीति रिवाज पर आधारित था, नवरोज की शुरुआत भी इन्होंने की थी। इसके बाद इन्होंने ईश्वरीय अधिकारों के ईरानी सिद्धांत की भी शुरुआत की थी। उसके बाद बात करें, ही एंडेड कॉर्प ऑफ 40 दल जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको भी बलवन ने समाप्त कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका अ नोटेड साइट ऑफ द Paleolithic period is located in which state of India? भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, ये किस स्टेट में है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है, ये रायसेन जिले में आता है। आपको याद क्या रखना है? रायसेन जिला। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भीमबेटका रॉक साइट्स को 2003 में, ये भी आपको याद रखना है, कब? 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। 2003 में यहाँ पर बहुत ही फेमस पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। 8000 ईसा पूर्व के दौरान मानव सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे हिस्ट्री क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी में पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिटायर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भूतपूर्व राष्ट्रपति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी इंटाइटल्ड टू अ मंथली पेंशन ऑफ 2.5 लाख। इनको 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको क्या बताना है? करेक्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। अपनी सैलरी का आधा, आज की तारीख में इनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 5 लाख, तो उसका आधा कितना होगा? 2.5। ही या सी इज एंटाइटल्ड टू अ secretarial staff comprising a private secretary, personal assistant and additional private secretary, 2 peons and office expenses up to 1 lakh per annum। ये बात भी बिल्कुल सही है कि इनको एक सचिवालय स्टाफ, प्यून, सभी चीज़ों की सुविधा दी जाती है। और थर्ड इसमें जो क्वेश्चन आता है, वह भारत में कहीं भी रेल, वायु या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ मुफ्त उच्चतम श्रेणी की यात्रा का हकदार है। तो ये सभी पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था? In which year was the Estimates Committee constituted for the first time in India? 1950 में इसको पहली बार बनाया गया था। इस समिति के बारे में जान लेते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 30।
और ऑल मेंबर्स कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। इसमें राज्यसभा से मेंबर्स नहीं लिए जाते। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 1 ईयर, 1 वर्ष का इसका टाइम पीरियड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है? यानी कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 280 के अंडर आती है? ये क्वेश्चन है, वो है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। वित्त आयोग ये कौन सा है वर्तमान में? 15वां वित्त आयोग, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? भारत के वर्तमान वित्त आयुक्त कौन है? नंद किशोर, NKC, नंद किशोर 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है? तो किस में है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट? कल्याणकारी राज्य के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है, ये पूछा गया है। तो ये दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आपको ये बताना है कि ये किस आर्टिकल में आते हैं। तो ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपके दिए गए हैं और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक आपको दिए गए हैं और पार्ट 4 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधनों के साथ निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? यहाँ पर 2022 में एक संशोधन हुआ है और पूछा गया है इनमें से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इनमें से किसको दिया गया है? तो ये आप इसका आंसर देख सकते हैं, ABC, यानी कि नारी कोरावन समुदाय, हट्टी समुदाय और काड़ू कोरवा समुदाय, यानी कि कापू समुदाय को अभी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है। इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 366 के सेक्शन 25 में भारत का संविधान यह निर्धारित करता है कि अनुसूचित जनजातियों का अर्थ जनजातियों या आदिवासी समुदायों से है। यानी कि क्या समझे आप? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 366 के सब क्लॉज 25 में कहा गया है, स्टिपुलेट्स दैट शेड्यूल ट्राइब मीन्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति का अर्थ जो मिलेगा वो आपको कहाँ पर मिलेगा? आर्टिकल 366 में मिलेगा। लेकिन जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। अर्थ दिया गया है आर्टिकल 366 में, लेकिन 342 में इस बारे में बताया गया है। आप लोग याद रखें, आर्टिकल 366 में सभी कॉन्स्टिट्यूशनल परिभाषाएं, डेफिनेशंस दी गई हैं, उसी के तहत अनुसूचित जनजातियों का वहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। लेकिन अनुसूचित जनजाति माना किस आर्टिकल के तहत जाता है? वो है आर्टिकल 342। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? ये क्वेश्चन आता है आपका, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 226। और यदि हम बात करें, ये है हाई कोर्ट की बात, और यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32 में। चलिए, ये 5 तरह की रिट होती हैं, आप लोग जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस यानी परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण एंड अधिकार प्रक्षा। इंग्लिश में आप देख सकते हैं हार्बस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यूबोरेंटो और सिरिटोरई, ये आपकी
5 आपकी रिट्स होती हैं। देखिए इंग्लिश थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कांट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। मनी बिल को आप राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। मनी बिल के बारे में राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, केवल और केवल वह 14 दिन के अंदर 14 दिन उसको रोक सकता है, इससे ज़्यादा वह नहीं रोक सकता, और वह इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं कर सकता, केवल वह एडवाइस दे सकता है, इससे ज़्यादा वह इसमें कुछ नहीं कर सकता। आर्टिकल 110 यानी आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित कुछ और चीज़ें बता दूं। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। वित्त विधेयक आर्टिकल 117। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो ये आपको आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 15 यानी कि किसी भी तरह का धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए ये आपके समानता का अधिकार में आता है, ये आप देख सकते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 करता है। मौलिक अधिकारों के किस में आते हैं? आर्टिकल 12 से 35, और ये संविधान के किस पार्ट में है? आर्टिकल पार्ट 3 में। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा समीक्षा कौन करता है? कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। चलिए इस बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 148 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। आर्टिकल 149 नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताता है। आर्टिकल 150 संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र, फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, और आर्टिकल 151 में लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो ये चारों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 148 में किसके बारे में बताया गया है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 149 में उनके कर्तव्यों के बारे में है। 150 में उनके खातों का एक प्रपत्र फॉर्म है, और 151 में उनकी रिपोर्ट है। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में किसके लिए एक स्वतंत्र पद का प्रावधान है? देखिए अभी अभी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। रिट वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, और एक फिर से एक क्वेश्चन आया आर्टिकल 148 के बारे में, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया गया। अभी अपन ने पढ़ा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में एक बात और बताते चलें, ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति कौन करता है? देखिए सेंट्रल में कौन होता है? महालेखा नियंत्रक होता है। इसी तरह से एडवोकेट जनरल होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा?
राज्य के अंदर जितनी भी नियुक्ति होंगी वो राज्यपाल करेगा। गवर्नर ऑफ द स्टेट, भारत राज्य के राज्यपाल। और राज्य के राज्यपाल के बारे में जो आर्टिकल दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 152 से आर्टिकल 162 तक दिए गए हैं। चलिए इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ इसमें से, ठीक है। आर्टिकल 156 में इनकी पदावधि यानी कि इनकी ड्यूरेशन क्या होगा, इनका कार्यकाल कितना होगा, इस बारे में बताया गया है। और 161 ये आपकी क्षमादान, यानी कि जो इनके पास पार्डन पावर होती हैं वो 161 में बताई गई हैं। यदि मैं कहूँ कि प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 72 में उनके पास पार्डन पावर है, यानी क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नन ऑफ द अबव यानी नोटा बैलेट ऑप्शन फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है कि नोटा का पहली बार कब यूज़ हुआ था। ये हुआ था 2013। कहाँ पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और दिल्ली विधानसभा चुनावों में इनका पहली बार यूज़ हुआ था। लेजिस्लेटिव जो इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन जिन्हें कहते हैं, असेंबली इलेक्शन में पहली बार इनका यूज़ हुआ था। राजस्थान की अब राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मिज़ोरम की आइजोल और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी दिल्ली ही आपकी राजधानी कह सकते हैं, जो कि देश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पूरे भारत के क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 44, जो कि मैं बता चुका हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल माफ़ कीजिएगा पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 में इसमें बताया गया है। बात करते हैं, गोवा इज़ द ओनली इंडियन स्टेट टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फैमिली लॉ। परिवार कानून के रूप में समान नागरिक संहिता वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, वो है गोवा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कब कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन वैलिडिटी ऑफ 103rd 130वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं उस पॉइंट्स की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। पहला पॉइंट इसमें जो दिया गया है, इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश थे, तो जब ये डिसीजन हुआ उस समय 5 मेंबर्स बेंच बैठी थी, ये बात सही है। सेकंड, संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से EWS आरक्षण को 10% को बरकरार रखा, ये पॉइंट भी सही है। 3 इसके पक्ष में थे, 2 इसके विपक्ष में थे, यानी कि 3 लोगों ने सपोर्ट किया, 3 ने इसको अपोजिट थे, और 10% जो आरक्षण दिया गया है उसको इन्होंने लागू। थर्ड पॉइंट कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, यानी वैलिड तो है, हालांकि यह भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा उन्होंने माना है। क्या ये सही है? ये गलत है। यदि वह मूल संरचना का उल्लंघन कर रहा होता तो वो इसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए आज अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं आप लोगों के CGL, उसके हिस्ट्री एंड पॉलिटी के क्वेश्चन आज हमने कवर किए। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से डिटेल एनालिसिस हम सभी क्वेश्चंस का करें तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम यदि देखिए आज ये पहली क्लास थी, यदि हमसे कोई छोटी मोटी गलतियां हमारी टीम से या मेरे द्वारा होती हैं तो आप उनको इग्नोर करके चलें, लेकिन आप हमें एक फ़ीडबैक दे सकते हैं जिसमें हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप किस तरह की चीज़ें चाहते हैं वो आप हमें बताएं। चलिए इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने, आप लोगों के सपोर्ट से ही ये श्रृंखला आगे चल सकती है। तो इस वीडियो को फिलहाल फिनिश करते हैं। जय हिंद।